Hello everyone. I'm Dipali Gupta and you're watching शनिवार की शाम लेखक के नाम. I welcome you all on behalf of Indra Publishing House. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं साहित्यकार एवं व्यंग्यकार अश्विनी कुमार दुबे जी, जो कि इंजीनियरिंग सेवाओं से सेवानिवृत्त हैं, जिनके पास व्यंग्य का मुहावरा एवं व्यंग्यकार की प्रखर दृष्टि है, जिसके माध्यम से वे सार्थक व्यंग्य की रचना करते हैं. यू आर वेलकम सर. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ हाँ. और आपने ये पुस्तक लिखी है बरसात ने दिल तोड़ दिया. आज इस पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे. तो व्यूअर्स, अब मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अश्विनी कुमार दुबे जी का. अश्विनी कुमार दुबे जी हिंदी व्यंग्य के एक चिर परिचित हस्ताक्षर हैं. जहां एक और अधिकांश रचनाकार राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी को रचना कर्म मान रहे हैं, वहीं दुबे जी जैसे कुछ रचनाकार हैं जो एक दृष्टि के साथ सामयिक विसंगतियों का विश्लेषण कर रहे हैं और उनके दूरगामी प्रभावों की ओर लक्षित कर रहे हैं. अश्विनी कुमार दुबे जी इंजीनियरिंग सेवाओं से सेवानिवृत्त हैं और 1970 से लेखन कार्य में सक्रिय हैं. दुबे जी के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कहानियां, उपन्यास, व्यंग, निबंध, नाटक, पटकथा, रेडियो रूपक, डायरी, संस्मरण आदि प्रकाशित हो चुके हैं. साथ ही दुबे जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे घूंघट के पटखोल, शहर बंद है, अटैची संस्कृति, अपने अपने लोकतंत्र, प्रेम से बड़ी तस्वीर, कदम का पेड़, चुनी हुई व्यंग रचनाएं, बिन पूंजी का धंधा, स्वप्नदर्शी व कई पुस्तकें लिखी हैं. आप अमृत दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी हैं. अश्विनी कुमार दुबे जी को भारतेंदु पुरस्कार, अंबिका प्रसाद दिव्य पुरस्कार, स्पेनिश सम्मान से सम्मानित किया गया है. इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू टुडे विद अस. और व्यूवर्स, जैसे कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू या टेक्निकल प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ. तो चलिए अब लेखक से बात करते हैं. इस बुक पे चर्चा करेंगे. अब बरसात ने दिल तोड़ दिया. तो सर, सबसे पहले मैं आपसे टाइटल के बारे में जानना चाहूंगी. जैसे बुक का टाइटल है बरसात ने दिल तोड़ दिया, जो कि बहुत रोच हेलो. हाँ हाँ सर. मैंने जो क्वेश्चन बोला है सर आपको, मतलब कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है मुझे. हाँ. तो सर, मैं बुक के टाइटल जो है बरसात ने दिल तोड़ दिया, ये बहुत रोचक टाइटल है. इस टाइटल के बारे में जानना चाहूंगी कि बुक का टाइटल आपने ये क्यों रखा है और क्या वाकई बरसात ने दिल तोड़ा है, ऐसा कुछ है? जरूर जरूर. देखिए, हमारे देश में बरसात कुछ अनूठे अंदाज में आती है. हाँ. अब ये जो बरसात आने का अंदाज है वो लगभग दिल तोड़ने वाला है. अब कैसा अंदाज है ये तो मैं आपको इस रचना से ही पढ़कर बताता हूँ कि किस अनूठे अंदाज से हमारे यहाँ बरसात आती है. ठीक ऐसे जब कमरे में मेढक फुदकने लगे और नल के पानी में केचुए टपकने लगे तो समझो बरसात आ गई. परंतु जब बांध फट जाए, समूची रेलगाड़ी नाले में समा जाए और बाढ़ के प्रकोप से सैकड़ों गांव बह जाएं, तब समझिए कि अब सचमुच बरसात आ गई. भाई, हमारे इस महान देश में बरसात तो कुछ इसी अंदाज में इठलाते, गाते और शोर मचाते हुए आती है. तो ये जो बरसात के आने का अंदाज है हमारे यहाँ, कि जब तक बाढ़ के दृश्य टीवी पर दिखाई न देने लगे, जब तक सड़कों पे गड्ढे दिखाई न देने लगे, जब तक पीने का पानी बहुत गंदा ना आने लगे, तब तक ये लगता ही नहीं कि बरसात आ गई. तो ये जो बरसात आने का अंदाज है लगभग दिल तोड़ने वाला है. इसीलिए मैंने इस हाँ. रचना का शीर्षक रखा बरसात ने दिल तोड़ अच्छा. दिया, और किताब का भी नाम हुआ बरसात ने दिल तोड़ दिया. हाँ, बहुत बढ़िया सर. वाकई.
सर, तो सर आप इस लेखन कार्य के लिए कैसे प्रेरित हुए? आपकी लेखन की देखिए, जर्नी के बारे में कुछ बताएँ आप? हाँ, हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए, मेरा बचपन मैहर में बीता। मैहर मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध नगरी है, वहाँ माँ शारदा का बड़ा मंदिर है और बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का संगीत साधना स्थल है वो। तो वहाँ मेरे पिताजी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे। तो उन दिनों ये बात लगभग कोई 50 साल पुरानी है। उन दिनों हमारे परिवार में, हमारे घर में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बनी और बच्चों की पत्रिका पराग और नंदन, ये सब मेरे पिताजी घर में बुलाते थे। इस अच्छा। तरीके से बचपन से ही मेरी साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में मेरी रुचि रही है। यूं कहें कि साहित्यिक संस्कार बचपन से ही मिले मुझे। और फिर जब मैं सतना डिग्री कॉलेज में आया, वहां से जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ हम साइंस वालों के लिए, मैं तो साइंस में मैथमेटिक्स में बीएससी कर रहा था। एक हाँ। पीरियड होता था सामान्य हिंदी का, एक पीरियड सिर्फ सामान्य हिंदी का हुँ। होता था। तो वो एक पीरियड वहाँ सतना में डॉक्टर कमला प्रसाद पांडे, प्रहलाद अग्रवाल और गुलाब सिंह, ये 3 हिंदी के प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान हुँ। और बड़े बड़े साहित्यकार थे ये। तो इन लोगों से मुझे सानिध्य मिला। कभी कमला प्रसाद जी मेरी क्लास लेते थे, कभी प्रहलाद अग्रवाल पढ़ाने आते थे, कभी गुलाब सिंह आते थे। और ये इन लोगों के पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि लगता था कि नहीं, साहित्य बहुत बड़ी चीज है, इसे पढ़ना चाहिए और यदि कुछ लिख सकते हैं तो लिखना भी चाहिए। फिर धीरे धीरे हुआ या ये कि ये जो हमारे प्रोफेसर्स थे, इन्होंने देखा कि मेरा रुझान है साहित्य की तरफ। तो हमारे कॉलेज से एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी, मंदाकिनी। हुँ। इन लोगों ने मुझे उसका संपादक बनाया और ओके। इस तरीके से फिर मेरा साहित्य में रुझान बढ़ा और मेरे लेखन की शुरुआत हुई। अच्छा। और मैं सतना में रहता था, तो उन दिनों तो कॉलेज में पढ़ते थे, तो फिल्म देखने जाना है तो पास में बड़ा शहर था जबलपुर। तो सतना रेलवे स्टेशन से गाड़ी में बैठे, बीच में एक कटनी स्टेशन पड़ता है, उसके बाद जबलपुर। जबलपुर गए, तो जबलपुर जाते थे तो फिल्म देखने, लेकिन हरिशंकर परसाई से भी मुलाकात होती थी। अच्छा। और हाँ, और हरिशंकर परसाई तो मूर्धन्य साहित्यकार हैं, बहुत हाँ। हाँ। हाँ, बहुत तो फ़ेमस है सर। हाँ। हाँ, तो हाँ। उनका सानिध्य वहाँ मिला, उनसे खूब मेरी मुलाकातें हुई। और उनके साहित्य से प्रेरणा लेके फिर मैंने हुँ। उसी तरह का लेखन, उस शैली का जैसा वो लिख रहे थे, व्यंग लेखन की हाँ। शुरुआत की। और जब मैं कॉलेज में ही पढ़ रहा था, उसी समय मेरी रचनाएं धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बनी ओके। आदि में प्रकाशित होने लगी थी। हुँ। और इस तरीके से मेरे साहित्य सृजन की शुरुआत हुई। और अब तो ये बात कोई 40 साल पुरानी हो गई और अब तो लिखते हुए करीब मेरे 1 दर्जन व्यंग संग्रह, 4 उपन्यास, 1 कहानी हुँ। संग्रह, तो इस तरीके से कोई लगभग 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत और बढ़िया सर। अभी भी अनवरत लिख ही रहा हूँ। इस तरीके से बहुत मेरी बढ़िया सर। हाँ, वाक़ई आपकी सारी रचनाएँ बहुत ही अच्छी हैं। वाक़ई चलिए, बहुत बहुत अच्छी इम्प्रेसिव, बात और है। राइटिंग स्टाइल भी आपकी बहुत ईज़ी है, मतलब ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। हाँ, लोगों के समझ बिल्कुल में मतलब आए। अपन, हाँ, वाक़ई हाँ, आम आम जन के लिए बहुत अच्छा है हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ। तो आप अपनी रचनाओं का चयन किस प्रकार करते हैं? क्या ये आपके अनुभव पर आधारित होते हैं या काल्पनिक होते हैं? देखिए, जैसा कि ये सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हुँ। हम एक बहुआयामी समाज में रहते हैं। हुँ। इसमें तरह-तरह की विभिन्नता है हमारे समाज में। और लेखक और सामान्य आदमी में फ़र्क ये है कि लेखक मतलब नेपथ्य की चीज़ देख लेता है। पर्दे के पीछे क्या दृश्य है, ये लेखक हुँ। अपनी पैनी दृष्टि से देख लेता है। और इस तरीके से जो समाज में तरह-तरह की विसंगतियाँ हैं, राजनीति है, नौकरशाही है, धार्मिक पाखंड है, हुँ। शिक्षा जगत की विसंगतियाँ हैं, बाज़ारवाद है। तो ये जो ऊपर से चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, ये अंदर इसमें क्या विसंगतियाँ हैं, क्या विद्रूपताएँ हैं, कैसा आदमी का चरित्र है और कैसा वो मुखौटा पहने हुए है, ये हुँ। सब लेखक अपनी बारीक दृष्टि से देख लेता है। और ये जब लेखक के मन को कचोटता है, तब एक अच्छी व्यंग रचना जन्म लेती है। तो इस तरीके से जब मैं अपने आसपास विसंगतियों को देखता हूँ, विद्रूपताओं को देखता हूँ, तो उन्हीं हुँ। में से अपनी व्यंग रचनाओं के विषय निकाल लेता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारा कुछ मेरा भोगा हुआ यथार्थ नहीं है।
हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि इतने तरह के अनुभव, इतने तरह के लोगों से हम मिलते हैं। कुछ मेरा हम्म। भोगा हुआ यथार्थ है, कुछ आपका भोगा हुआ यथार्थ है। और जब सही। मेरा आपसे परिचय होता है और आप किसी घटना के विषय में मुझे बताते हैं, तो मैं उसे भी अपनी रचना का विषय बना लेता हूँ। तो कुछ विषय जो मैंने स्वयं देखे होते हैं, स्वयं भोगा होता है जिन्हें, उनको मैं अपनी रचना का विषय बताता हूँ। और हम्म। कुछ विषय जो मेरे मित्रों ने, परिचितों ने देखे होते हैं, जाने होते हैं, वो जब मुझे उसका वृतांत सुनाते हैं, तो उनको भी मैं अपनी रचना का विषय बनाता हूँ। तो इस तरीके हम्म। से हमारी जिंदगी के आसपास जो जिंदगी का फैलाव है, जो तरह तरह की विविधता है, और उस विविधता में जो तस्वीर के पीछे की तस्वीर है, जो नेपथ्य की लीला है, वो लेखक पकड़ लेता है और उसको हाँ फिर वो अपनी रचना में व्यक्त करता है। और यही प्रयास मैंने किया। इस तरीके से मेरी कुछ व्यंग रचनाएं आप लोगों के सामने आई, जो आपको पसंद आई। ये मेरे विषय हाँ। चुनने का तरीका है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने, बहुत अच्छे से। सारी किताबों में जो दिखता है सर, वाकई हाँ में हाँ हाँ। आपका एफर्ट। तो सर यह व्यंग रचनाओं का संग्रह है। इसमें अलग अलग विषयों पर आधारित रचनाएं हैं, जैसे कि हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं, बरसात ने दिल तोड़ दिया, आह गरीबी वाह गरीबी। ऐसे कुछ रोचक व्यंग हमें सुनाए आप इसमें से कुछ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं। ये गांव और कस्बे में कुछ इस तरह के छुटभैया नेता होते हैं हम्म। जो मजदूर मुक्ति आंदोलन चलाते हैं। कहीं कोई मजदूर कहीं काम कर रहा है, तो वो उसको जाके कहेंगे कि तुम तो बधुआ मजदूर हो, तुम आजाद हो जाओ। और वहां पे कृत्रिम आंदोलन खड़ा करके और उन मजदूरों को उससे मुक्त कराते हैं। लेकिन उसके बाद मजदूरों की क्या दशा होती है, इस पर वो विचार नहीं करते। तो इस तरह हम्म। की जो एक विसंगति है, उस पर मैंने ये व्यंग लिखा है। हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया जी, आपके द्वारा मुक्त कराए गए मजदूर तो आज भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। वे तुरक कर बोले, तो कहा हम उनका ठेका लिए हैं? हमारा काम है मुक्ति दिलाना, बस। उन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा तो हम क्या करें? अब तो स्वतंत्र है बे, चाहे तो भीख मांगे, चाहे तो चोरी चकारी करें। हम इसमें क्या कर सकते हैं जी? हमारा तो काम है मजदूरों को आजादी दिलाना, सो हमने दिला दी। अब कल का ही अखबार उठाकर देख लो, प्रधानमंत्री तक ने हमारे काम की तारीफ की है। ये देखो हमारा फोटो कैसा बढ़िया छपा है अखबार में। तो वो जो मजदूर मुक्त हुए, जो कल तक काम कर रहे थे, आज बेरोजगार हो गए, वो ये कहते हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है हम्म। आदमी, हम झुंझुने हैं। तो इस तरीके की विसंगति वाह पर यह सर, वाह रचना वाह है। वाह, इस तरह की बहुत बढ़िया। विसंगति पर यह रचना है कि हम नहीं हाँ है आदमी, हम झुंझुने हैं। दूसरी हाँ रचना का आपने जिक्र किया, बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो हाँ। मैंने पहले ही कहा कि बरसात हमारे यहाँ अनूठे अंदाज में आती है। अब इसका एक पंच देखिए। लो, हम्म। लो, आज अखबार में पढ़ ही लिया कि रेल का एक पुल टूट जाने से ट्रेन की कई बोगियां डूब गई। तो भाई साहब, बरसात के आगमन का बिजुल बच गया, बरसात के आगमन का बिगुल बच गया। उसी शाम रेडियो पर जोरदार घोषणा हुई, हम्म। बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के सैकड़ों गांव बाढ़ की भयंकर चपेट में आ गए। हजारों लोग लापता हो गए, लाखों की संपत्ति नदियों के गर्भ में समा गई। भाई, ये बाढ़ शहरों में क्यों नहीं आती? कभी ऐसा नहीं सुना कि फला फला राजधानी पूरी तरह जलमग्न हो गई हो। बेचारे गांव के गरीब जन अभी गर्मी में सूखा और लू से पीड़ित थे, अब बाढ़ के कोप भाजन है। गांधी जी कहा करते थे कि देश की आत्मा गांव में रहती है। आज यदि गांधी जी जिंदा होते तो यह माजरा देखकर भला वे क्या कहते? कहने का तात्पर्य यह कि हमारे यहाँ बरसात जिस तरीके से आती है, कि भरी बरसात में जिंदगी के सब रंग बदरंग हो जाते हैं। साहित्य में बरसात का बड़ा ही दिलकश वर्णन है। फूल, घटाएं, बादल, बिजली, चंदन, पानी, पर न जाने कितनी पढ़ी कविताएं पढ़कर आनंद आता है। परंतु जिंदगी में यह सब आनंद जाने कहाँ खो गया है। बेगम अख्तर ने ठीक एक गजल गाई है, हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया।
इस तरीके से ये रचना बहुत बढ़िया सर। है कि नहीं। हाँ 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 अब तीसरी आपने एक रचना का जिक्र किया है, आह हाँ, गरीबी, आह गरीबी, वाह, वाह। वाह गरीबी। हाँ अपने यहाँ गरीबी को अभिशाप न मान के हम गरीबी को गौरवान्वित करते हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है, समझ में नहीं आता कि गरीबी को हम क्यों गौरवान्वित करते हैं। देखिए एक दृश्य देखिए, इस प्रकार गरीबी का लेबल बहुत उपयोगी है। हर अमीर और सफल आदमी इसे छाती से चिपकाए रहता है। एक बड़े अफसर हैं, कार में सफर करते हैं, उनकी सीट से लाखों रुपए की सरकारी खरीदी होती है। दिन भर में 200 रुपए की तो सिगरेट पी जाते हैं, परंतु जब भी मिलते हैं सदा अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। इनके पास यदि कोई दो घड़ी बैठ ले तो उनकी दुख भरी बातें सुनकर वह यही समझेगा कि इनसे ज्यादा गरीब, दुखी और परेशान आदमी दुनिया में कोई नहीं है। वे बड़ी आसानी से किसी को जाने बिना कह देते हैं, अरे आप क्या जाने स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल तो हमने किया है और रोज कर रहा हूं। इतना कहकर वे ऐसी रोनी सूरत बनाएंगे जैसे उनका कोई सगा संबंधी मर गया। मैंने उन्हें कभी हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न चित्त नहीं देखा। उनके अनुसार प्रसन्न होना अमीर होने की निशानी है। अमीर होते ही सारी सहानुभूति और छाती पीटकर हाय हाय करने का मजा जाता रहता है। मैंने प्राय देखा है कि किसी अच्छे भले आदमी को खुशहाल और अमीर कह दो तो वह बुरा मान जाता है, जैसे आप उसकी संपदा छीन रहे हैं। गरीबी उसकी संपदा है, आप जरा उसे कुरेदो, ऊपर की राख थोड़ी सी हटाओ, फिर देखो उसे, वह दहाड़ मारकर, आंसू बहाकर अपनी गरीबी की महिमा गाएगा और अपने आप को तर्क से कुतर्क से दुनिया का सबसे बड़ा गरीब सिद्ध करने की कोशिश करेगा। किसी को गरीब कहो, बेचारा कहो, पीड़ित कहो तो उसे सुख मिलता है। बड़े बड़े धन्ना सेठ, मोटे पेट वाले अफसर और सफल राजनीतिज्ञ अपने आप को गरीब और पीड़ित कहलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। मैंने तो एक बार दो बड़े लेखकों को इस बात पर लड़ते देखा कि उनमें कौन बड़ा गरीब। एक ने चिल्लाकर कहा, मैं बहुत गरीब लेखक हूं। दूसरे लेखक ने झल्ला कर कहा, तुमसे ज्यादा गरीब तो मैं हूं। यह लड़ाई कुछ इस तरह रही जैसे मेरी साड़ी से तुम्हारी साड़ी ज्यादा सफेद है। बाद में दोनों लेखकों ने रात में देर तक महंगी शराब पी, फिर अपनी अपनी कार में लदकर निजी बंगलों में चले गए। बड़ा लेखक होना है तो आपको अपने माथे पर गरीबी का तिलक लगाना होगा, उसके बिना कोई आपको बड़ा लेखक नहीं मानेगा। मैला कुचैला आपका कुर्ता पैजामा हो, चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी हो, मुंह से पान की पीक बह रही हो, सांस में बदबू अवश्य हो, चेहरे पर चिंता और विषाद की स्थायी भाव हो, बिना कुछ लिखे आप बड़े लेखक हुए, साहित्य सम्मेलनों में लोग आपको हाथों हाथ उठाएंगे। बेचारे फलाने जी आजकल संताप में है, डिप्रेशन में है, इसलिए बरसों से कुछ लिख नहीं पा रहे, लेकिन है बड़े लेखक। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग इस तरीके से गरीबी को अपने ऊपर चिपकाए रहते हैं कि जैसे कोई, हाँ जैसे जैसे कोई वो तमगा हो, उसको महिमा मंडित करते हैं। तो इस तरीके से रचना बनी आह गरीबी और वाह गरीबी। हाँ, अच्छा, बढ़िया। तो सर अभी भी क्या आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं? मतलब देखिए, भविष्य में कौन सी किताबें पढ़ने को मिलेंगी आपको? हाँ क्यों नहीं। देखिए है क्या कि मेरा व्यंग लेखन के अलावा मेरी और विषयों में भी रुचि है। मैं कहानियां भी लिखता हूँ, मैं उपन्यास भी लिखता हूँ और शास्त्रीय संगीत में भी मेरी बहुत दिलचस्पी है और संगीत विषयक रचनाएं भी मैं लिखता हूँ। जैसे हम्म, व्यंग तो मेरे लगभग 1 दर्जन व्यंग संग्रह प्रकाशित है। उसके बाद मेरे 4 उपन्यास प्रकाशित हैं, एक कहानी संग्रह प्रकाशित है। और जब मैं इंदौर आया 2012 में, तो हाँ, इंदौर में शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी परंपरा है। तो मैंने संगीत के इंदौर घराने पर एक किताब लिखी जिसका नाम है अच्छा, पंचामृत, जिसका नाम है पंचामृत। वो अच्छा, अच्छा, अभी अभी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है। हाँ, हाँ, और अब मेरा मैहर घराने पर इसी तरह की एक किताब लिखने की योजना है। तो अच्छा, कहने का तात्पर्य ये कि व्यंग के अलावा भी मैं अन्य विषयों पर कलम चलाता हूँ। अच्छा, और 4 उपन्यास मेरे आए हैं और आगे मैं उपन्यासों पर ही काम करना चाहता हूँ, कहानियों पर काम हाँ, करना चाहता हूँ। अच्छा, और अभी बिल्कुल लगभग इसी वर्ष मेरी एक किताब आने वाली है। अभी हम लोगों ने कोरोना का बहुत कठिन समय हम लोगों ने देखा है कि हाँ, हम लोग अपने अपने घरों में किस तरह कैद हो गए। इस पर हुँ, केंद्रित मेरा एक उपन्यास है, समय जो भुलाए नहीं भूलता। उसमें पूरे कोरोना काल की त्रासदी मैंने एक उपन्यास के माध्यम से दिखाई है।
तो इस अच्छा। तरीके से ये कभी महत्वपूर्ण उपन्यास आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, वो इसी वर्ष दिसंबर तक आ जाना चाहिए। और मैहर घराने पर काम करने की मेरी योजना है, और कुछ हाँ। कहानियाँ लिखने का विचार है, एक दो अच्छे उपन्यास लिखने का विचार है। अब जो थोड़ी सी उम्र बची है, 65 साल मेरी उम्र हो गई। अब थोड़ा सा ओके। जो जीवन बचा है, उस थोड़े हाँ। से जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ एक दो अच्छे उपन्यास हो जाएं, कुछ कहानी संग्रह हो जाए, तो इन पर मैं निरंतर काम करता रहता हूँ। और इस तरीके से आपको आगे अच्छे उपन्यास पढ़ने को मिलेंगे, कुछ संगीत हम्म। पर किताबें पढ़ने को मिलेंगी। ऐसी मेरी योजना है कि मैं ये काम कर पाऊँ। हाँ सर, बढ़िया। मेरे बेस्ट विशेस हैं आपके साथ में कि आप, मैं चाहूंगी कि अच्छे से अच्छे आप बड़ी जल्दी जल्दी लिखते रहें और हम लोग पढ़ते रहें आपकी लिखी हुई ज़रूर, ज़रूर, रचनाएं, ज़रूर। कहानियां। हाँ, सर, ये बुक में एक व्यंग का शीर्षक है थाने में बजरंगबली। हाँ, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये व्यंग किसके बारे में, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप इस व्यंग में। दरअसल मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, आप हाँ। अमूमन देखें कि लगभग सभी थाने जो हैं हाँ। गाँव में, कस्बों में, वहाँ पर हम्म। हनुमान जी की मूर्ति ज़रूर होती है। अच्छा। हाँ, हाँ, ये होती है वहाँ पर। और प्राय ये एक प्रचलन है कि पुलिस वाले और पुलिस इंस्पेक्टर सब हनुमान जी की पूजा करते हैं और अपने मानते हैं कि हम हनुमान जी के संकट से दूर रखेंगे, संकट हाँ, मोचन। संकट से दूर रखेंगे और वैसी ही हाँ। हमें शक्ति देंगे, जैसे हाँ। हनुमान जी ने सीता मैया का पता लगाया था, तो हम भी अपराधियों को पता लगा लेंगे। हाँ। हम अच्छा। भी हाँ, हाँ, बढ़िया। तो उन्होंने अच्छा। जाके लंका में जाके हाँ। सीता मैया का पता अच्छा। लगाया था, तो हम भी इस हाँ। तरीके हाँ। से गली-गली में जाके और जब विभिन्न जगहों पे, गुप्त जगहों में जाके अपराधियों का पता लगा लेंगे, ऐसा भाव हाँ। रहता है। लेकिन ये भाव तो ठीक है कि आप बजरंगबली से प्रेरणा लें, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हाँ। लेकिन बजरंगबली का मंदिर बनाने के लिए जो तरीके अच्छा। अपनाए जाते हैं, अब है क्या कि आस-पास सरकारी ज़मीन नहीं है, तो किसी गरीब आदमी की ज़मीन है, तो सबसे पहले तो ज़मीन हड़प ली गई और उससे कहा गया कि यहाँ तो मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए तुम ज़मीन दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब बेचारे गरीब आदमी के पास छोटी-सी झोपड़ी बनाने की जगह नहीं है और आपने उसकी हाँ। जगह ले ली मंदिर बनाने के लिए। फिर थाने के सामने से जिस ठेकेदार का भी ट्रक गुजरा जिसमें भवन बनाने की सामग्री है, वो हम्म। आपने रुकवा ली कि साहब मंदिर बनाना है, इतना यहाँ पर ईंट गिरा दो, इतना सीमेंट गिरा दो, इतना पत्थर गिरा दो, और उससे आपने मुफ्त में वो पत्थर गिरा लिए। और इस तरीके से गलत तरीके अपना करके आपने बजरंगबली का मंदिर बनाया। लेकिन बजरंगबली तो बजरंगबली है, वो फिर इस तरीके से अनैतिकता को बढ़ावा थोड़ी देते हैं। तो अंत जो है उस रचना का, वो इस तरीके से होता है कि थानेदार का ट्रांसफर हो जाता है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं बजरंगबली का इतना बड़ा भक्त हूँ और मेरा ट्रांसफर हम्म। कैसे हो गया। तो अच्छा। वो हाँ, मेरा ट्रांसफर कैसे हो गया, बजरंगबली ने कृपा नहीं की। तो हम्म। वो पुजारी जी कहते हैं, अच्छा लीजिए रामचरितमानस में एक उंगली रखिए आप आंख बंद करके, मैं देखता हूँ कौन सी चौपाई निकलती है। तो हम्म। थानेदार साहब रामचरितमानस में अपनी उंगली रखते हैं और चौपाई निकलती है। वो चौपाई इस तरीके से है: कुपथ, कुतरक, कुचाल कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहन, राम गुण, ग्राम जिमी, ईंधन, अनल, प्रचंड। इसका अर्थ ये हुआ, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलयुगी कटक, कपट, आडंबर और पाखंड, हम्म। इन सब चीजों को राम रूपी जो गुण समूह है वो जला के रख देता है। तो राम अच्छा। ने आपने जो कपट के द्वारा, छल के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा जो मंदिर बनाया, तो राम ने उसका आपको दंड दिया। राम का जो गुण है वो हम्म। तो ये इस तरीके से कि बजरंगबली जो है वो अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त थोड़ी करते हैं कि आपने बजरंगबली की भक्ति की और उसके बाद आपको सब छूट मिल गई कि हम किसी भी तरीके से मंदिर बनाएंगे, अवैध तरीके से बनाएंगे। हम्म। तो ये उसका भाव है कि बजरंगबली की भक्ति करनी है तो मेहनत और ईमानदारी से करें, तो बजरंगबली हाँ। दान देंगे है कि नहीं, अन्यथा तो फिर इसी सही। तरीके से अभिशाप मिलेगा। ये उसका भाव है उस रचना का। अच्छा। तो सर, जैसे आप लंबे समय से लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो जो नए लेखक हैं हमारे, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हाँ। लेखन के क्षेत्र में हम्म। किसी टिप्स की कोई ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि लेखक का अपना अनुभव हम्म। ही उसे लेखक बनाता है। लेकिन हाँ। एक ज़रूरी टिप्स मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो हाँ। सर्वज्ञात है कि हम्म। हर बड़े लेखक को या नए लेखक को
हाँ। खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। और नए लेखक को तो जितना हो सके विविध तरह का और विविध विषयों पर पढ़ना चाहिए, अलग-अलग हुँ। विषयों पर पढ़ना चाहिए, उससे दृष्टि का विकास होता है। और जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, तो निरंतर आपकी दृष्टि का विकास होगा और हुँ। आप उसके बाद जो रचनाएँ लिखेंगे, निश्चित रूप से वो ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा उपयोगी होंगी। तो कोई भी अच्छी रचना लिखने के लिए ज़रूरी हाँ। है कि आप अधिक से अधिक पढ़ें। जैसे मैं एक उदाहरण देना अच्छा। चाहूँगा कि हमारा हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस को